नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। हमेशा की तरह पहले राष्ट्रीय खबरों पर बातचीत करेंगे, फिर झारखंड की खबरें और अंत में बिहार की खबरें आएंगी। राष्ट्रीय खबर पर मैं रिसर्च करते वक्त एक चीज़ मेरे ध्यान में आया और ध्यान में ये कि राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन उसी राहुल गांधी ने नरसिम्हा राव या संजय गांधी की समाधि पर वो क्यों नहीं गए, जबकि संजय गांधी या नरसिम्हा राव की जो जयंती या पुण्यतिथि है उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में ही थे। क्या ये कोई पॉलिटिकल मैसेज है? और इस पॉलिटिकल मैसेज को डिकोड करने के लिए हमें समझना होगा अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के रिश्ते। बात उस दौर की है जब मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी को अपने विदेश दौरे पर जाना था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का सत्र था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से एक विनती की और विनती ये थी कि मैं विदेश जाने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त विपक्ष में थी इंदिरा गांधी से मुलाकात करना चाहता हूँ। जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी लंबे वक्त तक। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी के पास पहुँचे। उन दोनों ने बातचीत की भारत की विदेश नीति को लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक शब्द कहा था इंदिरा गांधी को कि मैं आपको वादा करता हूँ कि जब भी मैं विदेश के दौरे पर जाऊंगा या भारत की विदेश नीति का कहीं भी वर्णन होगा तो कभी भी विपक्ष के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलूंगा। इसका मैसेजिंग बहुत बड़ा है आज के परिप्रेक्ष्य में, और शायद इसलिए संजय गांधी जो कि उसी परिवार के थे, रिश्ते में राहुल गांधी के चाचा लगते हैं, उनकी समाधि पर न जाकर नरसिम्हा राव की समाधि पर न जाने की वजह कुछ और है। इन दोनों की समाधि पर न जाकर राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। अब पक्ष विपक्ष में कौन क्या बोलता है, किस कांग्रेस नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहा था, भाजपा के नेता ने गांधी परिवार के बारे में क्या कहा, इन सब से इतर इस मैसेजिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय खबर है वो ये कि जॉन बारला का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। वो भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और जॉन बारला पहुँचे केरल में और उन्होंने मुलाकात की जॉर्ज एलन केरी। जॉर्ज एलन केरी मेजर आर्क बिशप हैं सीरियो मालाबार कैथोलिक चर्च के। सबसे बड़ा चर्च माना जाता है और उसके फॉलोअर्स बहुत हैं। और इस मुलाकात के बाद जो सीनियर आर्क बिशप जॉर्ज एलन केरी ने जो बातें कही उसे आप सबको सुननी होगी और उसके पीछे का मैसेज समझना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया में जो ईसाइयों के साथ बर्बरता हो रही है और जो पूरी दुनिया में ईसाइयों के दुश्मन हैं वही हमारे असली दुश्मन हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि इतिहास में कभी भी हिंदुत्व और ईसाइयत का झगड़ा हुआ ही नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही कि लव जिहाद के सबसे ज़्यादा शिकार ईसाई हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद नाम का जो शब्द था वो सबसे पहले केरला के चर्च ने ही क्वाइन किया था और हम ही इसे लेकर कोर्ट गए थे, केरला हाई कोर्ट, और उसके बाद ये शब्द प्रचलित हुआ। केरल के सबसे बड़े चर्च के सीनियर आर्क बिशप जॉर्ज एलन केरी अपने इन वक्तव्यों के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसका क्या असर होगा केरला की राजनीति में तो होगा ही, क्योंकि वहाँ लंबे अरसे से बीजेपी और वहाँ के जो ईसाई हैं वो एक गठबंधन बनाने के प्रयास में हैं। और जो लव जिहाद वाला जो मामला है, केरल के चर्च का कहना है कि
43,000 ईसाई लड़कियां अरब देशों में नर्स बनाने के नाम पर ले जाई गईं और वो बाद में उनका धर्म परिवर्तन कर लिया गया। और केरल में भी ऐसे कई मामले हैं जहां वो लव जिहाद के शिकार हुए। तो जो सबसे भारत की सबसे पुरानी चर्च की संस्था है, उसके सबसे सीनियर आर्क बिशप हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया है और उस मैसेज की गूंज, उन्होंने कहा भी कि नॉर्थ ईस्ट गोवा, पुडुचेरी जैसे जगहों पे जहां ईसाई मतदाता बहुत भारी संख्या में हैं, हमने जिसको समर्थन दिया है वो पूरा भारत देख रहा है। और अंतिम वाक्य जो उन्होंने कहा है वो अंग्रेजी में है, पहले मैं वो पढ़ता हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी विल डेफिनेटली स्टैंड एंड गेट इन्वॉल्व्ड एक्टिवली कोलैबोरेटिंग एंड एसोसिएटिंग विद द बीजेपी फॉर बिल्डिंग मोर ग्रेटर एंड मोर स्ट्रॉन्गर नेशन इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत का जो ईसाई समुदाय है वो एक्टिवली भाजपा के साथ जुड़ेगा और भारत को स्ट्रॉन्गर और ग्रेटर बनाने में मदद करेगा। अब उनके वक्तव्य का असर देश भर के ईसाई समुदाय पर क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। खास करके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पे जहां एक आर्टिफिशियल तनाव जिसे बोलेंगे या यूं कहेंगे कि एक दिलों में दरार पैदा करने की कोशिश है, कुछ इस तरफ से कुछ उस तरफ से। ये तो हो गई राष्ट्रीय खबरें। अब आइए अपने झारखंड पे आते हैं। आपको पता होगा कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था और उस वक्त ईडी ने उनसे कहा था कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा ईडी कार्यालय में जमा करें। आज जो ताज़ा खबर वो है वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सारी संपत्तियों का विवरण ईडी को सौंप दिया है। इसमें जो हमें जानकारी मिली है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन अमूमन ये वही सारी बातें हैं जो कि इलेक्शन एफिडेविट में हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को दिया था। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से ये है कि आपने लोन वुल्फ अटैक इस शब्द का नाम कभी सुना है? आतंकवाद की भाषा में लोन वुल्फ अटैक शब्द यूरोप में प्रचलित है। कोई एक आतंकवादी आया, लंदन ट्यूब ट्रेन स्टेशन में अचानक उसने चाकू से हमला किया, पकड़ा गया, मारा गया, भाग गया। इस तरह कोई एक आतंकी आया, ट्रक लेकर वो भीड़ में घुस गया, कई लोगों की हत्या की। कोई आतंकी आया, वो स्कूल में घुस गया, अचानक उसने गोलीबारी की। ये लोन वुल्फ अटैक है, मतलब अकेला, और वुल्फ अटैक मतलब छुपकर वार करना। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें एक हाईली मोटिवेटेड, मानसिक विक्षिप्त सरकारी भाषा में कहेंगे, लेकिन मैं उसे धार्मिक विक्षिप्त कहूँगा। धार्मिक विक्षिप्त व्यक्ति ने किसी महिला के शव के 18 टुकड़े कर दिए, किसी महिला को जिंदा जला दिया, किसी महिला का रेप करके पेड़ से लटका दिया, किसी की निर्मम तरीके से हत्या करके गैस कटर से काट दिया, या किसी को मारकर 50 बार चाकू से या स्क्रू ड्राइवर जो बोलते हैं उससे गोद डाला, पेचकस। क्या ये तरीका वही लोन वुल्फ अटैक का तरीका है? और क्या इन सबके तार कहीं ना कहीं, मैं तार का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारे लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मोटिवेटेड हैं उस संगठन की सोच से। और अगर उस संगठन की बात करें तो यूरोप से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद भारत, वो संगठन है अंसार उल बंगला। अंसार उल बंगला की स्थापना बांग्लादेश में हुई थी और असम, बंगाल के बाद झारखंड के संथाल परगना में इसके तार जुड़े हैं। और अंसार उल बंगला या फिर जो इसका जो बांग्लादेशी संस्करण था, अपनी आइडियोलॉजी उस संगठन को मानता है यूरोप के, जहां या जिसने लोन वुल्फ अटैक नामक इस शब्द को प्रतिपादित किया
और उस संगठन के तार बाद में आईएसआईएस से जुड़े, उसके बाद वो बांग्लादेश में उसका संगठन बना और अब अंसार उल बंगला के कुछ लोग, उससे जुड़े हुए कुछ लोग, और ख़ास करके जो पेट्रोल से दुमका में जिंदा जला देने वाली महिला जो बच्ची थी, उसका जो अभियुक्त था, उसके तार तो सीधे इसी अंसार उल बंगला नाम के संगठन से जुड़े मिले थे। दूसरी बात यह है कि अगर अंसार उल बंगला नाम का कोई संगठन है झारखंड में, तो उसको फंडिंग या फाइनेंस कहाँ से मिलता है? तो इस बात का उत्तर है लॉटरी जिहाद। आप संथाल परगना में चले जाएं, बंगाल के मालदा इलाके में चले जाएं, कालियाचक इलाके में चले जाएं, या कोयलांचल के धनबाद में चले जाएं, या उन इलाकों में जहां अवैध प्रवासियों बांग्लादेशी रोहिंग्या की संख्या ज़्यादा है और वहां एक व्यवसाय फल फूल रहा है, लॉटरी का व्यवसाय। और लॉटरी के व्यवसाय के पीछे कौन लोग हैं, उनके तार कहां से जुड़े हैं, इस बात का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी झारखंड प्रशासन की है। एक बार अच्छे से तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा कि इस लॉटरी के खेल के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, लोग कहां से आ रहे हैं और उसके शिकार कौन से लोग हो रहे हैं। जांच करवाने में हर्ज नहीं है। और क्या इस लॉटरी जिहाद के पीछे भी वही अंसार उल बंगला है? जांच की बात है, होनी जरूर चाहिए और ईमानदारी से जांच हो, रांची दंगे की तरह जांच नहीं हो। अब आते हैं बिहार की खबर पे। बिहार में एक खबर आई, वहाँ कैबिनेट का फैसला है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है कि एक जेट और एक हेलीकॉप्टर की खरीद होगी और उस जेट से नीतीश कुमार देश भर में घूमेंगे 2024 के इलेक्शन को लेकर। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि क्या आपको पता है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको पेंशन देने की प्रक्रिया क्या है? ये चौंकाने वाला है। अगर आप एक बार विधायक हुए तो पेंशन मिलेगा एक बार का, 2 बार विधायक हुए तो उसमें जोड़ दिया जाएगा दूसरे टर्म के पेंशन को। मान लिया कि बिहार के एक विधायक को 35,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलते हैं। अगर वो 2 टर्म का विधायक है तो 70,000। अगर वो विधायक के बाद सांसद हो गया तो 2 टर्म प्लस सांसद जोड़ के, अगर वो गवर्नर हो गया तो विधायक का भी पेंशन, सांसद का जोड़ विधायक के पेंशन, जोड़ सांसद का पेंशन, जोड़ गवर्नर का पेंशन। क्या ये गरीब राज्य के जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं है? और आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये बोझ कितना आता है। 30,000 करोड़। सुनकर ही डर लगता है। बिहार में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते हैं रमई राम और उनको इस वक्त पेंशन जो मिल रही है 1,46,000 रुपये, कोई टैक्स नहीं। विधायक सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, वो रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, पेंशन नहीं रुकेगी। ये सब जोड़ जाड़ के क्या इस मुद्दे को किसी ने उठाया? क्या ये मुद्दा पब्लिक के बीच चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? और ऐसा नहीं सिर्फ बिहार में है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। और पंजाब की सरकार ने, जो भगवंत मान की सरकार आई, उन्होंने सिर्फ एक बार एक शब्द कहा था कि हम एक व्यक्ति को एक ही पेंशन देंगे। उसके बाद वहाँ हंगामा शुरू हो गया। नेतागिरी का मतलब जनसेवा नहीं, मलाई खाना हो गया है। नमस्कार।